हेलो फ्रेंड्स, ये है टीटी 2016 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर 2 है जो कि मैथ्स है। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया देखते हैं और उसका सलूशन करते हैं। यहाँ पर 92 नंबर में है, यदि किसी नियमित बहुभुज का अंतःकोण से 120 अधिक है तो बहुभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी बहुभुज होता है ना, उसका अंतःकोणों का योग है। ठीक है, बाह्य कोणों से 120 अधिक है, समझिए इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इधर से दिख नहीं रहा है, तो चलिए इसका सलूशन करते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है ना, इसका हल करते हैं। हमको ये पता है कि फार्मूला बहुभुज अंतःकोणों का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज का अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, n-2 इंटू x80। ठीक है, और बहुभुज की बहुभुज ठीक है के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, का योग 360 ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब चूंकि हमको एक, अगर यहाँ पर मान लीजिए आंतरिक कोण किसी एक का निकालना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुभुज का अंतःकोण 100 है ना, अंतःकोण जो है बाह्य कोण से 132 अधिक है बोला है ना। तो यहाँ पर एक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, बहुभुज के एक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, और बाह्य कोण कितना हो जाएगा 360/n। ठीक है, ये तो पूरा का योग था, हमको एक के लिए निकालना है, इसलिए समझिए इतना जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण से 132 अधिक है। कंडीशन को समझना है हमको। यहाँ पर जो आंतरिक कोण है ना, चूँकि प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, जो अंतःकोण है 180 डिवाइड बाई n बराबर, ठीक है, 132 अधिक है बाह्य कोण का, तो बाह्य कोण यहाँ पर 360/100 अधिक है तो प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं एक तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n माइनस 360 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पर से लघुत्तम ले लेंगे तो n ही रहेगा नीचे में। अभी इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, 180 n माइनस 360 और ये हो जाएगा माइनस 360 बराबर 132। अब देखिए यहाँ पर 180 n है, 360 720 हो जाएगा, और ये n का गुणा इस तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा 132। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये n इधर चला जाएगा तो n आ जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 180 n माइनस 132 n बराबर इधर बच जाएगा 720। ठीक है, तो 132 है और 180 में घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 n। ठीक है, 720, तो n बराबर कितना हो जाएगा 720/48। तो इसको हम लोग 16 से कटा सकते हैं, नहीं 12 से कटा सकते हैं, 12 चौक 48 और 12 छक्के 72।
ठीक है, तो n बराबर कितना 60/4 मतलब 15। ठीक है, तो 15 जो कि ऑप्शन ए में ही इस दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समत्रिभुजों की अनुरूप भुजाओं की अनुपात 2:3 है तो उनके अनुरूप शीर्ष अनुपात। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे दो त्रिभुज है ना, और दोनों त्रिभुज के जो भुजा है वो समत्रिभुज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर्वांग संबंध है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भुजा है सब बराबर भुजा है। ठीक है, ये सब बराबर है, तो इसका जो शीर्ष रहेगा वो भी क्या रहेगा, बराबर। अब भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 में दिया है, तो इसका जो शीर्ष रहेगा वो भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये सम त्रिभुज है ना, तो शीर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका शीर्ष का अनुपात 2:3 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर दिया है, यदि x अपॉन वाई प्लस जेड बराबर a, y अपॉन एक्स प्लस जेड बराबर b और z अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर c हो तो 1 प्लस a 1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c का मान होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर से ABC का मान को यहाँ पर रख देंगे। तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन है ना, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 1/1 प्लस a का मान दिया x प्लस वाई अपॉन जेड प्लस, फिर यहाँ पर 1/1 प्लस b दिया है, तो b का मान दे दिया है यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस जेड प्लस 1/, इसमें क्या रहेगा 1 प्लस c का मान कितना दिया है z अपॉन एक्स प्लस वाई। बस इसी को हल करना है, तो यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर हल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है ना, ये x 1/, कर दीजिए, और ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस, इसको भी वैसे करते हैं 1/, इधर जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस जेड, और ये भी क्या हो जाएगा 1/, ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो y प्लस जेड डिवाइड बाई, अब देखिए इसको एक साथ बढ़िया से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर भी वैसे करेंगे x प्लस जेड डिवाइड बाई, यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए तीनों को लघुत्तम लेंगे, सब में x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ये हो जाएगा y प्लस जेड, यह हो जाएगा x प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि x प्लस वाई, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो जुड़ जाएगा, 2y है 2x है 2z है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 का मान ले लीजिए, तो बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो सिंपल टाइप का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन।
तो देखिए इस प्रश्न में इसका हल कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, ये निगेटिव्स है, ठीक ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे, देखो जब निगेटिव जो रहता है ना वो नीचे जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग गुणा में बदल देंगे, पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन जब गुणा में बदलेंगे तो ये जैसा है वैसी हो जाएगा, और ये क्या क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इसको हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो धनात्मक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनात्मक। तो देखिए 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, गुणित 3 का पावर 1/3 हो गया, गुणित 4 का पावर 1/4 हो गया, गुणित ये ऊपर जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 5 लिख सकते हैं ना, और इसका पावर दे दो, पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मैं बोला 1/5, अरे भी 1/5 हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद नीचे में क्या बच गया है, ये वाला 5 का पावर 3/5 हो गया। अभी गुणा हो गया, ये तो जैसा है वैसी रहेगा, मैं बोला। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ना, इसको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये अभी इसको लिख दिया मैं 4 का पावर 2 से ही 2/3, और गुणित 5 का पावर हो जाएगा 7/5, ठीक ना। और इसको क्या कर सकते हैं, 4 का पावर 3/5 गुणा, इसको क्या कर सकते हैं 2 गुणित 3, क्या कर सकते हैं 2 गुणा 3 कर सकते हैं। इसका पावर बटा जाएगा 1/3 है वो, तो ये हो जाएगा 2 का 1/3 गुणित 3 का पावर 1/3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 का पावर 1/3 गुणित 3 का पावर 1/3, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 का पावर हल कर दें, इसका 1/2 है, और कहाँ पर 2 का पावर 1/5 है, ठीक है ना। और ये तो प्लस है, ऊपर 5 है, तो इसमें 2 का पावर में ये है 1/3, तो ऋण 1/3 कर लीजिए। ये हो गया, इसका कहानी ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 वाला में। 5 के पावर में देखते हैं, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 1/5 यहाँ पर है, प्लस 7/5 यहाँ पर है, माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3/5, ये हो गया। अब देखिए 4 का पावर में चलते हैं, ठीक है। 4 के पावर में क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 के पावर को क्या कर सकते हैं, 4 का पावर 2 से ही 2/3 ऋण 3 से 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये 4 का हो गया, और क्या बच गया, 3 का पावर तो कैंसिल होने वाला है क्योंकि यही दोनों सेम है इसलिए। और क्या बच गया, 5 का पावर, क्या बच गया, 5 का पावर 7/5, ठीक ना। अच्छा 5 का पावर तो हो चुका है, क्या कैंसिल ना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आया, ठीक ना। 5 का पावर यहाँ पर दे चुके हैं, 4 का पावर यहाँ पर आ गया, सब चीज़ आ गया। अब बस इसको अब हल कर लीजिए। तो 2 का पावर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 2 15 30 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 5 छक्के, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ऋण 3 दाम, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो गया, गुणित। उसके बाद देखिए 5 का पावर में, 5 की पावर में क्या आएगा, सब सेम है, 7 1 8, 8 में से 3 गए तो 5, तो 5/5 हो जाएगा, गुणा। 4 का पावर में देखते हैं, 4 का पावर में यहाँ पर तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स, अच्छा यहाँ पर 1/4 और था, क्या था 1/4 और था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस 1/4, 1/4। तो कहने का मतलब ये 4 के पावर में क्या क्या आ गया, 2/3 ऋण 3/5 प्लस 1/4, तो इसका लघुत्तम कितना आने वाला है 60, कितना आने वाला है 60 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 20 20 दूनी 60,
ठीक ना। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 12 5 60 तो 12 ये हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 15 चौक 60 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक ना। कुछ नहीं, बस सावधानी का काम करना रहता है, प्लस माइनस है इसलिए कैलकुलेशन है। तो ये देखिए इसमें 15 6 21, 21 में से 10 गया तो 11 हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11/30 गुणा ये तो 5 के, ये तो कट जाएगा 5 कम तो 5 के घात 1 हो जाएगा। 4 के घात यहाँ पर देखिए 36 40 15 है। ठीक ना। तो यहाँ पर ये 4 बच जाएगा, 36 में से 40 घटाएंगे तो 4 प्लस 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19/60। क्या हो जाएगा 19/60। अब यहाँ पर देखिए इसको भी 2 का पावर में बदल देंगे तो 2 का पावर 11/30 गुणा इसका 2 का पावर 2 करेंगे और 19/60 कर देंगे। और ये तो 5 है, 5 के घात 1 मतलब 5 है। अब देखिए ये 2 1 का 2 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। तो कहने का मतलब हमने क्या लिख सकते 2 का पावर 11/30 प्लस है ना प्लस 19/15 30 क्योंकि 60 है ना 19/30। क्या हो जाएगा 19/30 और क्या बच गया गुणित 5 तो नीचे में घात नहीं है वो। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर में 11 और 19 कितना हो जाएगा 30/30 गुणित 5। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 1 30 कट जाएगा 5 तो 5 गुणित 2 मतलब 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार, ठीक है, कि दाएं पल्ले के भार से 10 ग्राम अधिक है। एक वस्तु खरीदते समय इस तराजू के बाएं पल्ले पे रखता है जबकि बेचते समय दाएं पल्ले पे रखता है। ठीक ना। वह केवल 1 किलोग्राम प्रयोग में लाता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना क्रय मूल्य पर बेचता है तब उसका लाभ होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तराजू एक है और खरीदते समय 100 ग्राम 1000 किलोग्राम का तो यहाँ पर यूज़ करना ही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोषपूर्ण एक तराजू है यहाँ पर। ठीक है। अब ये 1 किलो अधिक यहाँ पर ले रहा है बाएं पल्ले में। ये इसका मान लीजिए बायां है, ये इसका दायां है। ठीक ना। अब मान लीजिए इधर भी 1 केजी है, इधर भी 1 केजी है। तो ये क्या करता है इस तरफ त्रुटिपूर्ण है, ये 100 ग्राम एक्स्ट्रा आता है। कहने का मतलब खरीद रहा है तो इसका 1100 ग्राम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 1100 ग्राम। ठीक ना। और जब बेचेगा तो 1000 में इधर तो 100 माइनस होने वाला है, इसका मतलब 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर यहाँ से ये फायदा ले रहा है, तब ये लाभ कितने का होगा 1100 माइनस 900 तो बराबर 200 लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे हम तो 200, ठीक ना, बटे 900। ठीक है, क्योंकि इस बेस पे ये लाभ कमा रहा है इतना, गुणित 100। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 200/9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचयी बारंबारता बंटन का आलेख कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल
का उपयोग ज्ञात करने में लिया जा सकता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग वृत्तीय क्षेत्रीय, ठीक है, वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर का। एक आयताकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 8788 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई का तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 अनुपात में है तो उसकी लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये लंबाई चौड़ाई। ठीक है, देखिए अनुपात दिया है। किसका किसका अनुपात है? लंबाई है ना, चौड़ाई और ऊंचाई का कितना है? 4:3:2 है। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर लंबाई बराबर 4x, विड्थ चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर 2x। ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? दो कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, ये होता है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 8788। तो यहाँ पर देखिए ये है 4x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 4x हो गया। अब देखिए इसको कटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चौक 2 3 6, 2 9 18, 2 8 2 चौक 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। इसको जोड़ दीजिए, 12 8 20 6, 26x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 26x स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 4394 डिवाइड बाई 26, 13 से काट देते हैं इसको। ठीक है, या डायरेक्ट 26 से भी आप काटते हो, है ना। तो ये इसका काटोगे तो ये हो जाएगा 169 आता है। लोग इसको देख लेना। ठीक है, भाग देगा तो 100 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 169, और 169 मतलब होता है 13 गुणित 13। तो इसको हम लोग 13 लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर क्या बोला है? लंबाई क्या बोला है? लंबाई कितना दिया है? L 4x क्या दिया है? तो 4 गुणा 13 कर लीजिए, तो 13 चौक होता है 52। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है और वह कुछ बीच में रुकती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी बीच में ना रुके तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दूरी को पूरा करती है। यह गाड़ी की दूरी तय करने में कितना मिनट प्रति घंटा की औसत से रुकती है? ठीक है, गाड़ी जो बीच में रुकती है वो कितना, ठीक है, प्रति मिनट प्रति घंटा की औसत से रुकती है। तो देखिए हमको क्या दिया है? यहाँ पर एक दिया हुआ है रुकी हुई चाल और बिना रुके चाल को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखिए रुकी हुई चाल, बिना रुके चाल। ठीक है, रुके चाल। अब यहाँ पर देखिए जब रुकी हुई चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो बिना रुके चलता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ठीक ना। अब रुक जाता है यहाँ पर तो देखिए 20 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालते हैं। अनुपात से सॉल्व करते हैं। चाल है ये, चाल का अनुपात कितना का बन रहा है यहाँ पर?
20:2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समय का अनुपात देखते हैं हम। समय का अनुपात, समय देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, क्योंकि हमको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा, चूँकि समय का अनुपात निकालेंगे यहाँ पर तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो समय का अनुपात जो है, अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 60 मिनट, ठीक है। तो अब देखिए वह जब चलता है, ठीक है, बिना रुके, दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो जब रुकती है, देखो 40, बिना रुके रुक के चलती है 40 किलोमीटर और बिना रुके 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंतर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। कितना का आ रहा है, 20 किलोमीटर का। तो अब देखिए यहाँ पर 60/20, तो इसमें 2 तिया 6, 3 घंटे का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, 3 घंटे का। अब यहाँ पर देखिए 3 घंटे में, अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, और वो 3 घंटे का यहाँ पर रुक के हिसाब से 3 घंटे का गैप आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटे। कहने का मतलब ये है कि हर घंटा वो में 20 मिनट रुक रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 20 किलोमीटर का डिफरेंस जा रहा है, तो 20 मिनट ही लग रहा है, ठीक ना। तो 20 मिनट के यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है प्रति घंटा। तो आप लोग, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, अनुपात वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर जो रुके हुए बिना रुके में 20 किलोमीटर का जा रहा था, ठीक है, और 60 किलोमीटर की दूरी तय करना था, तो यहाँ पर दूरी बटे चाल लगा दिए हम लोग, दूरी बटे चाल, है ना। तो 3 घंटे आ गया समय। अब प्रति मिनट के हिसाब से निकालना है, तो अब इसको मिनट में चेंज करेंगे, 3 घंटा है तो 60 है ना, 60 बटे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 कर देंगे तो 20 मिनट आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र जो 50 मीटर 40 मीटर चौड़ा है में एक आयताकार, ठीक है, आयताकार यहाँ पर रेक्टेंगल लॉन है, यहाँ पर लॉन है, चारों ओर सीमेंट से एक चौड़ाई का रास्ता बनाते हैं जो 6 मीटर चौड़ा है। सीमेंट जो लॉन बना है उसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक ना, हो गया। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं ना, ये टोटल लंबाई है, यहाँ पर 50 का दिया है और ये 40 का दिया है, और यहाँ पर क्या किया है, 6 मीटर का एक लॉन बना दिया है चौड़े का, 6 मीटर इधर के 6 मीटर, ये भी 6 मीटर ही रहेगा, ठीक ना। अब हम यहाँ पर देखिए कि इसका लंबाई चौड़ाई जो देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हो जाएगा 50 × 40, ठीक ना, तो हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो पाथ बन रहा है, पाथ को छोड़कर जो क्षेत्र बन रहा है, पाथ को छोड़कर क्षेत्र
का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से 50 में, देखिए 50 में क्या करेंगे, इसका लंबाई कितना हो जाएगा 50 माइनस 6, इधर से भी माइनस 6 हो गया दोनों तरफ से। वैसे गुणा 40 के लिए करेंगे तो इसमें भी 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा 28, दोनों गुणा करेंगे तो 1064। तो हमको क्या करना है, पात का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पात का क्षेत्रफल। तो पात का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बस 2000 में क्या करेंगे हम लोग 1064 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 936। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कोई भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको व्यापम द्वारा रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं किया इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आगमनात्मक विधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बारंबारता बंटन हो सकता है, ठीक है, तो गुणात्मक विविधता सतत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजगणितीय प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताना आवश्यक है। संकेतों का मूर्त वस्तुओं के लिए प्रयोग, संकेतों का ज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग, संकेतों का संग्रह पर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेतों का अज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD है, यहाँ पर दे दिया है। √3 बराबर 1.732 होता है, ठीक है, सबको पता है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है उसमें एक तो त्रिभुज बन रहा है ना, दो त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से एक 90 अंश का, यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज, ठीक है। और हमको क्या करना है ना, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है टोटल ABCD का, ठीक ना। हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले इस त्रिभुज का निकाल लीजिए, है ना, त्रिभुज ABC में का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये क्या त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज। क्या त्रिभुज है, समबाहु। तीनों भुजा बराबर है तो होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, √3/4 और भुजा का वर्ग मतलब 20 का वर्ग, √3/4 और 20 का वर्ग मतलब 20 गुणित 20। इसको क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4 पंचे, तो √3 इंटू 100। √3 का मान कितना है, 1.73, तो हो जाएगा 173, ठीक है, इकाई, वर्ग इकाई, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज, यहाँ पर फिर त्रिभुज क्या बनने वाला है, ADC, 90 अंश दिख रहा है, ठीक ना। तो हमको x से यहाँ से चाहिए, तो अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है ना। x का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर 12 इधर चला जाएगा, अब 20 का वर्ग मतलब 400, 12 का वर्ग मतलब 144, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 256। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √256। इसको क्या कर सकते हैं, 256 को 16, है ना, ये हो जाएगा 16 गुणा 16 मतलब आ गया 16। अब एक से निकल गया यहाँ पर। तो अब हमको पता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है,
क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार इसका दिख रहा है 12, ऊंचाई अभी 1 से निकाले हैं 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 छक्के 6 गुणित 8 6 गुणित 16, तो 16 छक्के 96, ठीक ना। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कुल ABCD का क्षेत्रफल 173 और ये हो जाएगा 96, 9 8 16 का 6 आएगा, है ना, राशि लिख 269, तो 269 ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी में दिया हुआ है जो कि करेक्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक क्रमशः x y z है, तो घनत्व का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए फलक की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमको एक घनाभ देखते हैं, ठीक ना, ये क्या हो गया एक घनाभ, ठीक है, क्या हो गया एक घनाभ, ठीक ना। अब ये फलक बोल दिया मतलब ये फेस, ये पूरा जो है x है, मतलब पूरा क्षेत्रफल जो ये एक आयत दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है x है, क्या है ये x है, और ये वाला फलक y है मान लेते हैं, और एक जो सामने में दिख रहा है z है। कहने का मतलब ये एक टर्म्स x है और ये y है और ये अलग अलग z है, क्योंकि तीनों फलक होता है। तो यहाँ पर ये समझिए ये वर्ग बन रहा है यहाँ पर, कहने का मतलब इसका जो लंबाई होगा ना √x, और एक फलक मान लीजिए चौड़ाई मान लेते हैं √y, और यहाँ पर एक ऊंचाई मान लेते हैं √z। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये है √x √y √z, तो क्या हो जाएगा √x_y_z, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x_y_z है, यदि उसका आयतन भी है तो भी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, जो अभी हम लोग ने किया सेम कंडीशन हो जाएगा कि जो घनाभ जो बन रहा है ना, उसका फलक दे दिया गया है, और इस कंडीशन में अभी जो बना है वही क्वेश्चन है, समझिए लगभग, लेकिन उसमें आयतन ज्ञात करना था, इसमें आयतन का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो उसका वर्ग करोगे तो क्या होने वाला है, ये x है, y है, ये z है। तो देखिए अभी आयतन क्या निकाले थे, इसका लंबाई क्या निकाले थे √x, इसका क्या निकाले थे √y, इसका √z, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी। अब हमको ये पता है कि LBH होता है घनाभ का आयतन, ठीक ना, तो ये दे दिया है √x √y √z, तो मतलब हो जाएगा √x_y_z। अभी जो निकाले थे जब भी क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा √x_y_z, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि a + b + c = 0 है, तो a की घात 4 + b की घात 4 + c की घात 4 बटे a² + b² + c² ब्रैकेट में a + b का a² + b², ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ABCD का कुछ मान होगा, है ना, और a + b + c = 0 है, तो कुछ मान रख लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन में माना छोटे से छोटे मान मानते हैं ताकि हमको सोल्यूशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। a = 1,
बी बराबर 2, सी बराबर 3। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए हम ऐसे मान के चलते हैं। अब देखिए ए का मान 1 रख दिए, 1 का घात 4, 2 का घात 4, 3 का घात 4। बड़ा बड़ा लोगे तो भी वही आंसर आएगा कट फिट के, लेकिन छोटा से छोटा कीजिएगा तो कैलकुलेशन जो है इजी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग और हो जाएगा 2 का वर्ग। इधर सी मतलब 3 का वर्ग कर दीजिए और ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग तो उतना ही रहेगा, जब 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16, और 3 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा यह 81। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग है 1 गुणा 2 का वर्ग मतलब 4 और 3 3 9 और 1 प्लस 4। अभी क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा 98 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस ये हो जाएगा 5 9 45, 98 बटे 49 दूनी, तो 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की कटान बिंदु कहलाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंब केंद्रक। ठीक है, त्रिभुज है, तीनों शीर्ष रहता है, उसका कटान बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो ये शीर्ष है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो ये जो कटान बिंदु है लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है में एक अंतःवृत्त निहित है, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और उस त्रिभुज में, तो ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसमें एक अंतःवृत्त निहित है, इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दे दिया है 8, 15 और 17। ठीक ना, तो यहाँ पर ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और बड़ा वाला को 17। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लागू होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर ये केंद्र है और इसी का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, इस स्टेप से त्रिज्या जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 भुजा दिया हुआ है, ये सबका मतलब नहीं है, सीधा सीधा है। अंतः केंद्र की जो त्रिज्या, यहाँ पर जो त्रिज्या है, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज हो गया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और दूसरा चीज़ है यहाँ पर देखिए इसको आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, या किसी को भी आधार किसी को भी ऊंचाई आप मान सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है ना, तो होता है एस इंटू आर इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी अंतःवृत्त बनता है, उस वृत्त का यहाँ पर एस इंटू आर इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए एस क्या है, यहाँ पर अर्ध परिमाप है, क्या है ये अर्ध परिमाप, या तो यहाँ पर बोल सकते हैं परिमाप का आधा गुणित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस क्या मिलने वाला है, एस जो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखिए 15 8 60, ठीक है ना, यह 8 15 17 इस टाइप से 3 भुजा दिया है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 8। ठीक है,
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, हमको यहाँ पर मिल रहा है 40। कितना मिल रहा है, 40। ठीक है, क्योंकि 25 से 15 तो ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20। इसको समीकरण एक कभी समझते हैं इसको, और अभी हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमको, 20। क्या मिल गया हमको, 20। और 1/2 आधार मान लीजिए 8 और ऊंचाई मान लीजिए 15, या इसको आधार मान लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए। ठीक ना। तो हो जाएगा 20R 4 गुणित 15, 15 चौक होता है 60। तो R बराबर हो जाएगा 60/20। 2 एकम 2 तिया, तो कितना जाएगा, R बराबर क्या आएगा, 3। क्या जाएगा, R बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बारहमारता बंटन का वर्गीकृत है। यहाँ पर एक्स दिया है 5, 15, 38, 47, 68, 2, 4, 3, 2, 4, 9, 3, 1। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया सापेक्ष बारंबारता, सतत बारंबारता, प्रतिशत बारंबारता, विविक्त कर बारंबारता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है तथा डी से ए पर लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो डी से बी सी का लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसको ए बी सी डी। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हो गया, और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर से डी से ए बी पर लंबा है, लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर डी से बी सी की लंबाई में ज्ञात करना है, ये वाला लंबाई ज्ञात करना है, इसको एक्स ले लेते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए हमको ये पता है। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक ना, तो बस ये दोनों विकर्णों से ले लीजिए, इसका आधार गुणित ऊंचाई करेंगे, देखिए तो 5 गुणा 4 आ रहा है, और इधर का देखिए ये 6 है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो 6 गुणित एक्स, बस दोनों को बराबर कर लीजिए। 5 चौक 20, 6x, तो 20/6। तो ये क्या कितने में कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 10/3। तो यहाँ से x और 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3.1/3, या इसको पॉइंट डेसिमल में लिखेंगे 3.33, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में 100 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपये है। प्रबंधन ने प्रत्येक कर्मचारी में मासिक वेतन में 5% की वृद्धि की, परंतु प्रत्येक कर्मचारी को पहले ही मिलने वाला 800 का मासिक यातायात भत्ता देना बंद कर दिया गया। नया मासिक वेतन क्या होगा। अब यहाँ पर वेतन देखिए, ठीक ना, यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन कितना है ना, प्रत्येक का वेतन है यहाँ पर 16,000 रुपये। कितना है यहाँ पर, 16,000 रुपये। वृद्धि कितना परसेंट हो रहा है, 5% की। तो वृद्धि देखते हैं, इस 16 में 5% का क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। कितना प्रतिशत का वृद्धि, 5% का। तो कितना वृद्धि हुआ बटे 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा 16×5 = 80, है ना, मतलब 800 रुपये। कितना का, 800 रुपये का। चूँकि भत्ता को है 800 रुपये जो मिलता था, है ना, भत्ता बंद कर दिया। भत्ता क्या कर दिया, बंद। कितना मिलता था प्रत्येक माह, 800 रुपये। कुल मिला के जितना वृद्धि होता था उतना तो बंद कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर मासिक वेतन में
कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, वृद्धि 5% दिया लेकिन 800 बंद कर दिया, तो मासिक वेतन कितना रह जाएगा? 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त जिसमें उसकी त्रिज्या खंड भिन्न भिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो पाई लेखा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाई लेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के इसमें त्रिज्या खंड होता है, इस टाइप से, ऐसे टाइप का है ना, अलग अलग। तो ये इसका क्या हो जाता है? पाई लेखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 और b बराबर √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 है, तो a प्लस ए स्क्र बी स्क्र याद कीजिए। हम यहाँ से इसको यहीं से स्क्र करके इसको पुट आउट कर सकते हैं, ए स्क्र का और बी स्क्र का मान निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीक़े से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप दोनों का वर्ग कर दीजिए और इसको प्रसार कर दीजिए, फिर लघुत्तम ले लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए ये प्रश्न हो गया, दोनों का स्क्वायर करेंगे हम लोग और दोनों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है, पहले ए स्क्वायर कर दें, है ना। तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? वर्ग, ठीक ना। और यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए और बी का भी वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे, प्लस बी का वर्ग कर दीजिए, इसको फाइनल जोड़ ही देते हैं ना, 3 + 2 का ए भी वर्ग हो जाएगा। ठीक ना। देखिए ए वर्ग बी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। √3 माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस √3 माइनस √2 का वर्ग डिवाइड बाई √3 प्लस √2 का वर्ग। अब इसको हल करना है ना। तो देखिए ये इसको यहाँ पर से, इसको यहाँ पर से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 का क्या हो जाएगा? ये वर्ग, √3 √2 का वर्ग, प्लस √3 माइनस √2 का वर्ग, √3 माइनस √2 का वर्ग। अब ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम लिख देंगे, √3 माइनस √2 का वर्ग, √3 प्लस √2 का वर्ग। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे प्लस बी का वर्ग, तो यह क्या हो जाएगा? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो 2√6। ठीक, एक कोष्टक में ऐसे करेंगे तो ये भी सेम कंडीशन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 3 + 2 माइनस 2√6 हो गया। एक कोष्टक में से 3 + 2√6 2√6, और ये क्या हो जाएगा? ए वर्ग बी वर्ग कर देते हैं इसको, ए का वर्ग बी का वर्ग, और 2 को इधर ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पर देखिए भाई इन दोनों का ये कितना जगह 5, कितना जगह 5 + 2√6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5 +
2√6 हो गया। इधर से भी क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है, 5√2√6 और 5√2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर a वर्ग और b वर्ग है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पंचे 25 प्लस b वर्ग करेंगे तो 2 दूने 4, 4 छक्के 24 प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूने 4 10 20 20√6 20√6 हो गया। बस यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो ये भी सेम आएगा, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा 24 20√6। नीचे में जो होल डिवाइड बाई हो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग है तो 1 ही आएगा। अब देखिए ये और कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 25 50 और 24 24 48, तो कहने का मतलब ये इतना आ जाएगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के पदार्थ से कितने ठोस बेलन जिनकी लंबाई 8 इंच तथा व्यास 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बेलन बन गया है, मान लीजिए आप, तो यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या 6 इंच है, देखिए ये 6 त्रिज्या 6 इंच है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या 6 इंच से मतलब ये 6 है, और क्योंकि आप यहाँ पर एक गोला था उसका त्रिज्या 6 इंच करने वाले हैं, है ना, तो इसको हमको क्या करना है ना, बेलन बनाना है जिसकी ऊंचाई एज कितना हो 8 हो और व्यास 6 हो, मतलब ये 3 और ये 3, त्रिज्या 6। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया, गोले का त्रिज्या दिया है ना, गोले का त्रिज्या 6 इंच दिया है। गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर त्रिघात। कहने का मतलब 4/3 पाई 6 का त्रिघात। और चूंकि हमको कितना बेलन बनाना है तो बेलन का आयतन होता है ना, एक बेलन का आयतन होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना, और यहाँ पर आर तो 3 है, इसकी ऊंचाई 8, ठीक है, 8 इंच के हिसाब से ले रहे हैं। तो देखिए हम लोगों का कुल कितना बेलन बनेगा, कुल बेलन, तो इसको हम क्या करेंगे 4/3 पाई आर 6 का क्यूब है डिवाइड बाई पाई 3 स्क्वायर टू 8, पाई को कट कर दो, 4/3 6 गुना 6 गुना 6, अरे हो जाएगा 3 गुना 3 8, ठीक ना, तो 3 एक कम 3 दूनी, 3 एक कम 3 दूनी कम 3 दूनी, तो यहाँ पर ये 2 ये 8 से कट जाएगा, 4 एक कम 4 दूनी, तो यहाँ पर क्या बचा 2 गुना 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4,
आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी भार दिया पाउंड में दिया है, स्तोक संख्या दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 10, 15, 20, ठीक है, 10, 15, 30, 10, 5, ठीक है। कैसे वर्गीकृत है, तो ये है सतत श्रेणी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है सतत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सर्वेक्षण में ये पाया गया कि सभी IIM के विद्यार्थी में 48% ने कॉफ़ी को प्राथमिकता दी, 54% ने चाय चाहिए और 64% ने धूम्रपान की। सभी में से 28 ने चाय और दोनों चाह, 32% ने धूम्रपान और चाय तथा 30% ने धूम्रपान की और कॉफ़ी पी। केवल 6% ने कुछ नहीं किया। यदि कुल विद्यार्थी 2000 हैं तो केवल कॉफ़ी चाहने वालों एवं केवल चाय चाहने वालों की संख्या का अनुपात होगा, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ आ रहा है, कॉफ़ी है, चाय है और क्या है, धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान है। अब देखिए कुछ नहीं चाहने वाला भी रहेगा यहाँ पर, कुछ नहीं चाहने वाले और तीनों चाहने वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी चाहने वाले कितना प्रतिशत है, 48% है, ठीक ना। उसके बाद चाय है 54%, धूम्रपान सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू, ठीक है ना, धूम्रपान सिगरेट है धुआं वाला 64%। अब देखिए इसमें से 100% तो सब लोग हैं, ठीक है। कुछ नहीं चाहने वाले 6% है, कुछ नहीं चाहने वाले कितना है, 6%। तो कुछ चाहने वाले भी होंगे, मान लीजिए इसको मानते हैं x, कितना है, जो तीनों चाहते हो, कुछ चाहने वाले तो कुछ नहीं, तीनों जो चाहेंगे उसको मानेंगे हम लोग x। तो कुल मान लीजिए 100% है। अच्छा इसमें और दिया है दोनों चाहने वाला भी बोला है ना, सभी ने दोनों चाहने वाले दे दिया है, चाय धूम्रपान। तो यहाँ पर दे दिया है चाय और कॉफ़ी वाले, ठीक ना, 28%, सभी ने 28% चाय और कॉफ़ी दोनों चाह, सभी में चाय और कॉफ़ी कितना परसेंट है, 28% है, ये दोनों कितना है, 28% है। और चाय और धूम्रपान वाले कितने हैं, 32%, कितना है, 32%। तो चाय और धूम्रपान कितना हो जाएगा, 32%। और कॉफ़ी और धूम्रपान वाले हैं 30%, कितना है, 30% ले लेते हैं इसको, हाँ ऊपर से ले लेता हूँ इसका, ये हो जाएगा 30%, ठीक है, 30% हो गया। अब देखिए कुल 100% तो रहते हैं, कुल कितने रहते हैं, 100% होते हैं। इसमें क्या हो गया, कॉफ़ी वाले 48, 54% चाय, 64% धूम्र, और यहाँ पर है कुछ नहीं चाहने वाले 6%, दोनों चाहने वाले हैं यहाँ पर 28% है ना, और 32% और 30%, ठीक है, ये हो गया। और तीनों चाहने वाले भी होंगे मान लीजिए,
प्लस एक्स कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, इतना को जोड़ोगे, ठीक है। यहाँ पर 32% को भूल गया हूँ मैं, ये 32% भी है, तो यहाँ पर कीजिए, है ना, 32% माइनस का और प्लस एक्स, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों इतना को जोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 172, और ये माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, ठीक है। 28, 30 और 32, 90 होता है, प्लस एक्स, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्लस एक्स, इसको घटा देंगे हम लोग, 72 में 90 को घटा देंगे तो हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82 प्लस एक्स, तो यहाँ से निकालेंगे एक्स बराबर 100 82, तो हो गया 18%। तीनों चाहने वाले कितना निकल गया हमारे पास, 18%, ठीक ना, कितना निकल गया 18%। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर 18% आ गया। अब 18% क्या है, तीनों चाहने वाले हैं, ठीक है। 18% क्या है, तीनों चाहने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 18 हो गया, ठीक है, जो तीनों चाहने वाले हैं, काफ़ी भी, धूम्रपान भी, चाय भी। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि काफ़ी पीने, देखिए काफ़ी और जो चाय पसंद करते हैं 28% है, तो 18 आ गया है, तो 18 काफ़ी चाहिए, दोनों मिक्स है, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, काफ़ी और चाय। वैसे ये दोनों में क्या है, धूम्रपान और चाय है, तो धूम्रपान और चाय में कितने, 32% है, तो 18 में कितना जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 14 जोड़ दीजिए, तो ये 32 हो गया, ठीक ना। इसके बाद काफ़ी और धूम्रपान 30% है, तो 18 में 12 जोड़ दीजिए, तो ये धूम्रपान आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए, केवल काफ़ी निकालते हैं, ठीक है, केवल काफ़ी, केवल काफ़ी कितना हो जाएगा, देखिए पहली बात तो यहाँ पर कॉफ़ी कितना था, 48% केवल चाह रहे थे, ठीक ना। अब ये उसके बाद माइनस, देखिए कॉफ़ी में कौन कौन से, 10 को कर दीजिए, 18 को कर दीजिए माइनस, और 12 को कर दीजिए, ठीक है। चूँकि ये मिक्सअप है तो इसमें केवल काफ़ी हमको चाहिए, देखिए इतना तो टोटल मिक्स हो रहा है, ठीक ना। तो 18 ऋण 12, तो ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस 30 10 40, तो कहने का मतलब हो जाएगा ये 8%, कितना हो जाएगा 8%। अब केवल चाय देखते हैं, क्या देखते हैं, केवल चाय, तो चाय में कितना है, 54% है, ठीक ना। चाय 54% हो गया। ये चाय वाला सेक्शन को देख लीजिए, ऋण 10 कर लेते हैं, ऋण 18 कर लेते हैं, ऋण 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो 54 माइनस, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 54 10, ये 18 है, ये 32 10 42, तो ये कितना हो जाएगा 12%, कितना हो जाएगा 12%। इसी प्रकार केवल धूम्रपान देखते हैं, धूम्रपान ये वाला है, कितना प्रतिशत, 64% हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो 64 माइनस कितना कितना है, 12 18 14, ठीक है, 12 माइनस 18 माइनस 14, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस ये 12 18 30,
30 और 14 कितना हो जाएगा 44, करने का मतलब 20%। अब देखिए यहाँ पर जो बोला था हमको किसका अनुपात बोला, केवल चाय चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, ठीक है ना। तो केवल चाय चाहने वाले विद्यार्थियों का अनुपात हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। केवल काफ़ी एवं केवल चाय, केवल काफ़ी और केवल चाय, तो यहाँ पर केवल काफ़ी अनुपात केवल चाय, तो 8:12, 4 से कटा देंगे 2:3, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत चर मानों पर आधारित बारंबारता बंटन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविक्त बारंबारता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कारें एक्स वाई क्रमशः दो स्थानों पी और क्यू से सुबह 9 बजे रवाना होती है। पी तथा क्यू में 700 किलोमीटर की दूरी है। दोनों कारों का औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार एक्स 10 बजे रुककर 11 बजे दोबारा चलना शुरू करती है, जबकि कार वाई बिना रुके चलती है। तो दोनों कार एक दूसरे को कब पार करके, देखिए यहाँ पर 9 बजे शुरू होती है, 10 बजे तक चलती है, फिर यहाँ पर 11 बजे क्या करती है, रुक जाती है। 1 घंटा का डिफरेंस होने वाला है, ठीक ना। चलिए इसका सलूशन करते हैं। अब देखिए दो कार है यहाँ पर एक्स वाई, पी क्यू स्थान का नाम है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ना, यहाँ पर दो कार देखते हैं। ये मान लीजिए एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है। दोनों का बीच की जो दूरी है 700 किलोमीटर। पी क्यू दो स्थान है, सुबह 9 बजे। यहाँ पर देखिए ये कार हो गया, कार का नाम एक्स वाई है, ये कार है इधर से आएगा, ये कार हवाई इधर से आएगा। और ये पी और क्यू का दो स्थान है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 700 किलोमीटर, ठीक है। अब इस कंडीशन में 600 किलोमीटर तो प्रति घंटा का रफ्तार ही है, 600 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर, 700 हो गया। तो 7 समय 1 घंटा में चलने में 1 घंटा में कितना, यहाँ पर 1 घंटा जब दोनों चलता है तो यहाँ पर 60 किलोमीटर इसका क्या है, रफ्तार है, ठीक ना। कितना है, 60 किलोमीटर का है। ये इधर चलेगा, 1 घंटा का डिफरेंस होने वाला है 1 आवर का। क्यों, क्योंकि 1 घंटा वो रुकता है, बाकी एक तो रुके बिना रुके चल रहा है, एक जो रुक जा रहा है। अब इन दोनों का देखिए 700 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर को घटा देते हैं, तो बचे हुए टाइम यही पार करने वाले हैं। इसका मतलब 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 640। अब यहाँ पर देखिए जब ये दोनों को बराबर अगर चलता है, अगर ये बराबर चलता है, इसको 50-50 कर लेते हैं, 32 दूनी 64 होता है, 320 ये हो जाएगा, 320 ये हो जाएगा। लेकिन ये तो बिना रुके चल रहा है भाई, क्यू वाला, मतलब ये एक्स्ट्रा चलेगा 60 किलोमीटर। कितना चलेगा, 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। कहने का मतलब ये है ये 380 किलोमीटर चलेगा, तो ये 320 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। तो दोनों कार एक दूसरे को कब पार करेगी, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूरी है जो बिना रुके चल रहा है वो कितने घंटा चल रहा है, तो चाल बराबर इसका दूरी बटे क्या होता है, समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय निकालते हैं, समय बराबर होगा, क्योंकि समय से ही मतलब है यहाँ पर कब पार करेगी। तो इसका हम लोग देखते हैं जो बिना रुके चलता है, दूरी बटे चाल।
तो दूरी है हमारे पास 380, है ना, और समय है यहाँ पर, ठीक है, चाल है यहाँ पर, सॉरी, समय निकाल रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। इसको हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा 38/6। कहने का मतलब ये हो जाएगा 19/3। अब इसको और हम लोग काटेंगे, 6×18, 6×3, मतलब इसको अगर टाइम करें तो ये हो जाएगा 6 घंटे और ये हो जाएगा 20 मिनट, क्योंकि 60/30 होता है तो 20 मिनट लग रहा है। अब ये जो है 9 AM में स्टार्ट कर रहा है और 6:20 और जोड़ दीजिए। भाई हमारा जो गाड़ी है ना, 9 बजे शुरू हुआ था, कितना टाइम, 9 AM में शुरू हुआ था, 6 घंटा और जोड़ देंगे तो 6 घंटा हो जाएगा। तो देखिए 9 में 3 घंटे जोड़ेंगे 12, 3 घंटा और जोड़ेंगे तो 3 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 12×3 15 हो जाएगा, 15:20 हो जाएगा। अभी तो सुबह गया था, 15:20 मतलब इसको क्या बोलते हैं, 3:20। कितना बोलते हैं, 3:20, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 149 नंबर, अनुक्रमिक A% और B% की छूट कुल मिलाकर कितनी छूट होगी। अभी तो सीधा सीधा फार्मूला को दे दिया है। ठीक है, अनुक्रमिक का फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीधा सीधा फार्मूला है, ऐसा आपको इसको याद करके रखना है, A + B - A × B अपन 100%, ठीक है, अपन 100%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हालांकि थोड़ा सा टफ था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ओके।